नमस्कार प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज आरडी बोर्ड क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, संकुलन क्षमता पढ़ रहे थे और संकुलन क्षमता के अंतर्गत एससीसी अर्थात सरल गणीय एकक कोष्ठका की हम संकुलन क्षमता निकाल चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके लिए यहाँ पर वीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता लेकर के आए हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत ये जो क्लास है हमारी वो 10वीं क्लास है, अर्थात पार्ट 10 लेकर के आए हैं हम सॉलिड स्टेट के अंतर्गत, ठोस अवस्था के अंतर्गत। ठोस अवस्था के अंतर्गत ये आपका 10वां पार्ट है और जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संकुलन क्षमता। जी हाँ प्यारे बच्चों, संकुलन क्षमता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। संकुलन क्षमता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में इसको पैकिंग एफिशिएंसी भी हम बोलते हैं। और एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की हमको संकुलन क्षमता निकालनी थी, तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताने जो जा रहा हूँ वो एससीसी की संकुलन क्षमता तो बता चुका हूँ और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बीसीसी की संकुलन क्षमता बताऊँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बीसीसी की संकुलन क्षमता के अंतर्गत हम आपको वीसीसी की संकुलन क्षमता तो बताएंगे ही, साथ में जो बीसीसी प्रकार की एकक जो कोष्ठका होती है उसमें जो अवयवी कण होती है, गोला जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या और जो अपन का एकक कोष्ठका जो घनीय है उसके जो भुजा होती है ए, उसके मध्य संबंध भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पूरी चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है उसको शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ। n इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू और मल्टीप्लाई कराते हैं इसको 100 से, तब जाकर संकुलन क्षमता परसेंटेज में ज्ञात होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, जहाँ पर जो n है उस क्रिस्टल में या उस एकक कोष्ठका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या है और r जो है उस गोले की त्रिज्या है और a है जो घन की भुजा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बारी बारी से समझनी है। तो टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों बीसीसी, अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है बीसीसी की संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता, कुछ भी बोल लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है ना। परसेंटेज में इसका मान निकालना है। 68% आता है। किस प्रकार से आता है सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज आपसे मिस ना हो पाए। सुबह 7:15 बजे लाइव ये क्लास हमारी रहती है। आप जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को जोड़े। इसी के लिए जो डायग्राम होगा वो निम्न प्रकार से होगा। यहाँ पर आप समझें एक बार कि बीसीसी का जो डायग्राम होगा वो निम्न प्रकार से बनेगा। इस डायग्राम को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डायग्राम नहीं बना पाओगे आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, अर्थात संकुलन दक्षता नहीं निकाल पाओगे। इसलिए इसको ज़रूर समझें और अच्छे से आप समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये जो अपन का बीसीसी के अंतर्गत जो संबंध है वो किस प्रकार निकलेगा, त्रिज्या r और जो घन की भुजा है ए के मध्य वो संबंध किस प्रकार से होगा, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आप सबको पता है प्यारे बच्चों, बीसीसी के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, आप सब अच्छे से जानते हो कि बीसीसी के लिए जो अवयवी कण हैं वो घन के कोणों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ पर समझें, माना कि ये घन का कोणा है, इस पर एक अवयवी कण है, एक घन के कोणे इस पर अवयवी कण है और एक हमारा केंद्र पर अवयवी कण है। तो मैंने इस प्रकार से बना दिया, ये एक अवयवी कण यहाँ पर, एक अवयवी कण यहाँ पर, बड़ा बड़ा बना रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, और एक केंद्र पर हमारा अवयवी कण इस प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इसको आपस में, केंद्रों को आपस में मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। तो जो केंद्र मिलेंगे आपस में वो निम्न प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर आपका ए मान लिया मैंने, ये इसका केंद्र है, इसको बी मान लेते हैं, और ये अपन का केंद्र है, इसको मान लिया अपन ने सी।
तो यहाँ से अगर मैं AC की बात करूँ कि AC का मान क्या होगा, आप चीज़ों को एक बार समझें, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद पुनः मैं आपको समझाऊंगा। जब तक समझाऊंगा तब तक आपके समझ में नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर AC को आप देखें एक बार, तो आप देखिए ये माना कि ये गोला है, ये वाला ये गोला है, और गोले के अंतर्गत गोले के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी वो गोले की क्या होगी प्यारे बच्चों, त्रिज्या। इसी प्रकार से ये R, ये भी R और ये भी R। तो यहाँ पर AC का जो मान है वो टोटल कितने R हो गए, 4R हो गए, अर्थात AC का मान 4R के बराबर यहाँ पर हो गया। अब हमको AC को A के अंतर्गत परिवर्तित करना है, अर्थात R और A के मध्य हमको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखें कि आप निम्न प्रकार से एक चीज़ याद रखना है इस डायग्राम में कि ये जो A है इसको मैं इस वाले केंद्र से मिला देता हूँ, डॉट डॉट करके निम्न प्रकार से, इस प्रकार से, और इसको मैं मान दे देता हूँ D। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में, और जो त्रिभुज ACD है प्यारे बच्चों, A, C और D, ये त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि घन का जो कॉर्नर है, घन का जो कोण का जो मान है, घन के प्रत्येक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। इसलिए ये जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, अब आप समझना, यहाँ पर समकोण त्रिभुज के अंतर्गत लगती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। आपने 10th क्लास में लगाई होगी, 11th में या 12th में आप जब मैथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपके काम आती है। पाइथागोरस प्रमेय इसके अंतर्गत लगती है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण होगा प्यारे बच्चों वो होगा AC। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से प्रत्येक चीज़ को यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये यहाँ पर हो गया एक फॉर्मूला, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आपको पता है AC का मान 4R है, लेकिन यहाँ पर AD का जो मान है वो हमारे पास नहीं है, हमको AD का मान निकालना पड़ेगा। और CD का मान हमारे पास है, ये क्या है, घन की भुजा A, इसका मान जरूर हमारे पास क्या है, A है। लेकिन अब उनके पास किसका मान नहीं है, AD का मान। तो AD का मान आप इस त्रिभुज से निकाल सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए AD और मैंने इसको E दे दिया यहाँ पर। तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया इस प्रकार से। इस त्रिभुज से आप यहाँ पर किसका मान निकाल सकते हो, AD का। तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या है, A। इसी प्रकार से इस वाले का मान भी क्या है, A, क्योंकि ये घन की क्या है, भुजा है, और घन का भुजा का मान क्या होता है, A। ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया प्यारे बच्चों इस प्रकार से। और इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो AD होगा वो होगा आपका कर्ण। तो कहने का मतलब AD का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। कहने का मतलब AD का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। कहने का मतलब AD का स्क्वायर बराबर एक स्क्वायर A स्क्वायर 2A स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इन चीज़ों को आप समझें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको समीकरण 1 देकर छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ADE में। सारी चीज़ें समझते चलना। वही पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये चीज़ें समझें आप अच्छे से। AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर यहाँ पर हो गया है। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर AE कितना है, A स्क्वायर, DE कितना है, A, तो इसका भी स्क्वायर A स्क्वायर। कहने का मतलब AD का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो यहाँ पर AD निकालोगे तो अंडर रूट 2A हो जाएगा। कहने का मतलब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो
सामने वाली पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो रूट 2 तो अंदर हो जाएगा, ए स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हमारे पास ए डी का मान आ गया। समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टफ पड़ता है सबसे। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में सबसे जो टफ पड़ेगा वो बीसीसी पड़ेगा, और बीसीसी में भी जो टफ पड़ेगा वो जो त्रिज्या आर है और जो अपन का घन की भुजा ए है, इनके मध्य जो संबंध है वही टफ पड़ेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो जो टफ पड़ेगा वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि क्या चीज यहाँ पर टफ पड़ने वाली है। तो संबंध यहाँ पर थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसको आप समझें। तो यहाँ पर मैंने बताया ए डी बराबर रूट 2a आ गया। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर 2a स्क्वायर है प्लस सी डी का स्क्वायर, और सी डी यहाँ पर ए दे रखा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ए सी का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, ये यहाँ पर संबंध आ गया। और मैं ए सी के स्क्वायर की जगह 4r रख दूंगा, या ए सी का मान यहाँ पर निकाल लो आप। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a, इस पर अंडर रूट लग गया। ए सी की जगह मैंने रख दिया 4r बराबर रूट 3a। कहने का मतलब a बराबर 4r अपॉन रूट 3, ऐसे छोड़ दो, या रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करा दो, या a का मान निकालो, कैसे भी निकाल लो, या r का मान निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो। और इस प्रकार से ये संबंध आपका आ गया। अगर आप यहाँ से r का मान निकालना चाहते तो रूट 3 अपॉन 4 और ये a हो जाता, इस प्रकार r का मान निकल जाता। चाहे r का मान निकालो चाहे a का मान निकालो। अब सबसे पहले आपको संकुलन क्षमता पढ़ने से पहले, संकुलन क्षमता समझने से पहले आपको जो घन की भुजा a है और जो त्रिज्या r है उनके मध्य संबंध बीसीसी में किस प्रकार से होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो अब मैं पुनः आपको एक बार समझाता हूं। सबसे पहले आपको डायग्राम को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि डायग्राम किस प्रकार से बना। डायग्राम जब आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा तो वहां पर 2 त्रिभुजों का रोल होगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज से डायरेक्ट AC का मान नहीं निकल पाता है, इसलिए दूसरे वाले त्रिभुज को भी आपको समझना होगा। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सहसंबंधित करना पड़ेगा। सहसंबंधित करने के बाद ही आप त्रिज्या r और घन की भुजा a के मध्य क्या निकाल सकते हो, संबंध निकाल सकते हो। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बारी बारी से आपको अच्छे से यहाँ पर संबंध ज्ञात करवाना सिखाया है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूँ। आइए मेरे साथ दोबारा से समझिए। सबसे पहले आपको ये बीसीसी का डायग्राम बनाना है। इस बीसीसी के डायग्राम को दिमाग में बैठाना है। रफ में एक बार नहीं 2 बार कम से कम आपको बनाना है, और 2 बार जब आप बना लोगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा, और उसके बाद फेयर करोगे तो आप बगैर देखे भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा। डायग्राम बनाना सीखें, डायग्राम को दिमाग में बैठा लें। एक बार अगर दिमाग में डायग्राम बैठ गया, मतलब चित्र आपके दिमाग में बैठ गया, तो आपको संबंध निकालने में बहुत ज़्यादा सरलता रहेगी। समझें किस प्रकार से। आपको पता है कि जो बीसीसी होता है, बीसीसी के अंतर्गत जो संबंध होता है वो निम्न प्रकार से होता है। घन की जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोणों के साथ साथ घन के किस पर भी होते हैं, केंद्र पर। अब घन के कोणों के साथ साथ घन के केंद्र पर अब अगर अवयवी कण होंगे तो वो किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे। ये देखो, कोणों पर रख दिया और घन के केंद्र पर रख दिया। अब मुझे यहाँ पर त्रिज्या r और घन की भुजा a के मध्य संबंध निकालना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया AC बन गया भाई। और AC का मान मैंने निकाल दिया कि भाई A से लेकर E तक R, यहाँ तक, सॉरी माफ कीजिए, A से लेकर के, और जो आप अच्छी तरह जानते हो कि जैसे ये व्रत है, ठीक है भाई, ये व्रत का केंद्र है। व्रत के केंद्र से परिधि तक कहीं भी चले जाइए आप, व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। तो कहने का मतलब जो व्रत है उसका केंद्र A है। व्रत कहो, गोला कहो, गोले का जो केंद्र है वो A है, और गोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होगी, R। इसी प्रकार व्रत के केंद्र से या गोले के केंद्र से R, इसी प्रकार से ये भी R और इसी प्रकार से ये भी R। तो कहने का मतलब टोटल जो AC है वो R प्लस R प्लस R प्लस R, मतलब कितने आरों के बराबर होगी, 4 R के बराबर होगी। सबसे पहले अपन ने लिख दिया कि जो AC है वो कितने R के बराबर है प्यारे बच्चों, 4 R के बराबर है। ये चीज आपको समझना
चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है कि AC किसके बराबर है, 4R के बराबर। इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हमको क्या करना था, AC को A के पद में किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले AC और जो D त्रिभुज है वो देखा, और उसके अंतर्गत त्रिभुज बना यहाँ से AC CD और यहाँ पर AD। तो AD मैंने बना दिया डॉट डॉट करके। अब मुझे AC का तो मान निकालना ही है, उसके अंतर्गत मुझे CD का मान A के रूप में दे रखा है, लेकिन मेरे पास AD का मान नहीं है। ये चीज आप पकड़ो यहाँ से कि आपके पास किसका मान नहीं है, AD का मान नहीं है। और जब आपके पास AD का मान नहीं है तो आपको सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, AD का। तो कहने का मतलब जो त्रिभुज ACD मैंने लिया था समकोण त्रिभुज, उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय तो लगा दी, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उस चीज को मैंने एक समीकरण देकर वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास किसका मान नहीं था, AD का मान नहीं था। अर्थात मेरा जो टारगेट था अगला, वो टारगेट था AD का मान किस प्रकार निकाला जाए। और जब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में कौन सी चीज हमको आ रही है और कौन सी चीज हमको निकालनी है, तो चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। तो मुझे पता हुआ, एनालिसिस हुआ कि मेरे पास AD का मान तो है ही नहीं, तो इस पाइथागोरस प्रमेय को क्या करूं, एक समीकरण देके छोड़ दूं। कैसे, मैंने लिखा यहाँ पर त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो मैंने लिखा AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है प्यारे बच्चों, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार AD का स्क्वायर प्लस लंब CD का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, और इसको मैंने एक समीकरण देकर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास किसका मान नहीं है, AD का मान नहीं है। अब मेरा केवल और केवल एकमात्र टारगेट है, और वो ये है कि मुझे सबसे पहले किसका मान निकालना है, AD का मान निकालना है। और अगर मैंने AD का मान निकाल लिया तो यहाँ पर मैं AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर से A और R के मध्य आसानी से संबंध निकाल सकता हूँ। ये चीज मुझे यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए थी। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि मुझे AC का मान AD का मान निकालना है। तो AD के मान के लिए मैंने दिमाग घुमाया कि AD है वो कौन से वाले त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, और मुझे इस प्रकार का त्रिभुज लेना था जिसमें कम से कम दो भुजा किसकी हो, घन की हो। तो मैंने यहाँ पर AD जो त्रिभुज लिया, आप चाहो तो इसको ले लो, ADE ले लो या ADE ले लो, किसी प्रकार से ले लो, बात एक ही है प्यारे बच्चों। अगर आप इस त्रिभुज को लेते इस प्रकार से तो वही बात थी, यह त्रिभुज आप ऐसे लोगे तो वही बात है, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया इस प्रकार से, आप चाहो तो नीचे वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पर पता चल गया कि भाई AED एक त्रिभुज है समकोण, इसके अंतर्गत मुझे AD का कर्ण है और DE मेरा लंब है और AE मेरा क्या है, आधार है। तो यहाँ पर मैं AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया त्रिभुज ADE में AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर AE मेरा एक A है और DE भी मेरा A है। तो मैंने क्या किया, AD का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और AD बराबर √2A। कहने का मतलब AD का मान √2A आ गया या AD स्क्वायर का मान 2A आ गया। ये चीज जब हमारी पता चल गई, ये चीज हमें जब समझ में आ गई, तो प्यारे बच्चों हमको संबंध निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब संबंध निकालने में हमें दिक्कत भी नहीं आएगी। हमको पता चल चुका है कि जो अपन का मान है वो आ चुका है, और जब मान हमारे पास आ गया तो हमने उठा करके समीकरण 1 में रख दिया। AC का स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर की जगह 2A रख दिया, 2A का स्क्वायर, और CD के स्क्वायर की जगह रख दिया, क्योंकि CD का मान तो हमें पता है A स्क्वायर है, तो हमने A पर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो AC का स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर हो गया, और यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो सामने वाले पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो √3A स्क्वायर का A बाहर आ गया। कहने का मतलब AC बराबर √3A आ गया। और मुझे पता है कि जो AC का मान होता है वो कितने के बराबर है, 4R के बराबर है। तो यहाँ से AC बराबर, AC की जगह मैंने लिख दिया 4R बराबर √3A। तो आप देख लो R और A के रूप में ये पूरी पद आगे कि नहीं आगे। जब अपन के पास 4A बराबर √3A हो गया तो हमारा संबंध A और R के मध्य आसानी से निकल गया। आप चाहो तो R का मान निकाल लो या A का मान निकाल लो, बात एक ही है।
तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार ये संबंध आप निकाल सकते थे। मुझे उम्मीद है ये संबंध आपको बेहद अच्छे तरह से समझ में अब आ गया होगा। और जब समझ में संबंध आ गया है तो अब हम यहाँ पर से संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं। आखिरकार जो BC होता है उसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो क्या होती है, ये हम अब इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। अभी भी अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। व्हाट्सएप पर कर दें या यहाँ जो वीडियो लाइव देख रहे हैं यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। सारे संबंध मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं और अब मैं संबंधों के अंतर्गत यहाँ पर लिख देता हूँ। चूँकि 4r बराबर √3a आ गया था या r बराबर √3/4a, यहाँ से मैंने r का मान निकाल लिया है प्यारे बच्चों। अब दूसरी बहस हम कर लेते हैं कि जो BCC होता है उसके लिए अवयवी कण n का मान कितना होता है, तो आप सबका जवाब आना चाहिए कितना होता है, 2। किस प्रकार से कि अवयवी कण एक तो कोणों पर होंगे, तो कोणों पर अवयवी कण होंगे 8 और एक घन के अंतर्गत एक अवयवी कण का मान होता है 1/8। तो 8 को 1/8 से गुना कराया तो वहाँ से आया 1 और 1 रहता है घन के केंद्र पर, वो संपूर्ण क्रिस्टल में ही काम आता है, इसलिए 1 वो हो गया। 1 और 1 टोटल कितने हो गए, 2। ये मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा चुका हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लें, वहाँ से ये समझ लें। शायद 8वें नंबर की ये वीडियो है, ये 10वें नंबर की चल रही है। तो n का मान 2 हो गया, एक r का मान √3/4a हो गया। अब मैं क्या करूँगा, संकुलन क्षमता का सूत्र लगाऊंगा। तो संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता बराबर संकुलन क्षमता बराबर ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र बराबर हो जाएगा n गुणा 4/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100। 100 से क्या करा देना है प्यारे बच्चों, गुणा, क्योंकि परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। n की जगह कितना आएगा, 2 गुणा 4/3, पाई की जगह 3.14 गुणा r³ r का मान है प्यारे बच्चों √3/4a और इसका कर देना है क्यूब अपॉन a³ और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को काटें पीटें सॉल्व करें, कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से करके आएँ तो इतना मान रखने के बाद सीधे सीधे आपको लिख देना है 68%, अर्थात संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68% होती है। अब कई बच्चों के दिमाग घूम रहा होगा साहब कैसे सॉल्व किया, कैसे आया। तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स तो आप पढ़ नहीं रहे जो एक एक पद को आप काट के आए समझा के आए, नो, कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से लिखने की। आपको सिर्फ इस प्रकार डिजिट रखने के बाद डायरेक्ट 68% रख देना है। याद रखना है कि BCC के लिए जो संकुलन क्षमता होती है वो 68 होती है। रफ के लिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ओनली रफ है, ये फेयर नहीं है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, केवल ये क्या है, रफ है। रफ में मैं समझा देता हूँ। 2 का गुणा 4 से कराएंगे 8/3, पेन चल नहीं रहा है इसको ले लेता हूँ, 8/3 गुणा 3.14 √3 गुणा √3 गुणा √3। क्यू का मतलब है एक ही चीज को 3 बार गुना कराना, तो इसका मान आएगा 3√3। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कराएंगे 16, 16 को गुना फिर से 4 से कराएंगे 64 64 और ये हो गया आपका a³ और बटे में भी क्या था प्यारे बच्चों, a³ और मल्टीप्लाई कितने से था, 100 से। ओनली रफ कार्य चल रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए इस 3 से क्या कट गया, 3, ये 8 से कितनी बार कट गया, 8 बार। a³ से क्या कट गया, a³। आपके पास ऊपर बचा 3.14 गुणा √3 गुणा 100 बटे में बचा प्यारे बच्चों कितना, केवल 8। ठीक है, ओनली रफ वर्क है। 100 से गुना कराएंगे 314, √3 का मान होता है 1.7321 और बटे होता है 8। आपके पास कैलकुलेटर होगा,
आपके पास मोबाइल है, क्योंकि ये वीडियो आप मोबाइल में देख रहे हैं, अपना कैलकुलेटर निकालें, इसको सॉल्व करें, गुना कराएं 314 गुना 1.732 और उसको कितने से गुना करा दें, 8 से गुना करा दें। जब इसको आप 314 गुना 1.732 अर्थात 314 को 1.732 से गुना कराएं और उसके बाद 8 का भाग दें। आपका जो परसेंटेज है वो 67 पॉइंट लगभग या 68 पॉइंट कुछ आएगा। कहने का मतलब लगभग में उसको कितना मान लिया जाता है, 68% मान लिया जाता है। ये केवल रफ के लिए था। आपको तो सिर्फ संकुलन क्षमता का सूत्र ये रखना है, इसके अंतर्गत ये मान पुट करना है और डायरेक्ट 68% रखना है। किसी भी चीज़ को काट पीट के नहीं आना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। 2 नंबर का आएगा, आसानी से करके आना अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और संकुलन क्षमता भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस प्रकार बीसीसी की आप संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। इस 68% का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस 68% का मतलब ये है कि जो बीसीसी होता है, बीसीसी प्रकार की जो एकक कोष्ठका होती है, उसके अंतर्गत जो भरा हुआ स्थान है उसमें जब अवयवीकरण हमने रखे हैं तो उस संपूर्ण एकक कोष्ठका का जो भाग भरा है वो 68% हिस्सा उसका भर चुका है और बाकी का जो परसेंट है लगभग 32% जो हिस्सा है वो उसका क्या है, खाली। कहने का मतलब 68% हिस्सा इसका भर जाता है और 32% हिस्सा इसका क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है, खाली रह जाता है। इसी प्रकार से एससीसी के अंतर्गत लगभग 52.4 आया था, तो उसका मतलब था कि एससीसी की जो संकुलन क्षमता होती है, कहने का मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, उसके अंतर्गत जो एकक कोष्ठका होता है उसमें अवयवीकरण जो भरे होते हैं वो लगभग 52.4% हिस्सा भरा रहता है। बाकी का 52.4 को अगर हम 100 में से घटाएंगे तो लगभग 47.8% हिस्सा है वो उसका खाली रहता है। तो कहने का मतलब एससीसी से तो बहुत अच्छी रहती है बीसीसी की संकुलन क्षमता और बीसीसी से भी और अच्छी रहती है किसकी, एफसीसी की संकुलन क्षमता। तो अगली वीडियो में हम आपको एससीसी की संकुलन क्षमता निकालेंगे जो 74% आती है, किस प्रकार से आती है, कैसे हम एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालते हैं। बीसीसी से तो बहुत ज़्यादा सरल है, एससीसी के बाद एफसीसी सरल पड़ती है और सबसे ज़्यादा जो हार्ड पड़ती है वो बीसीसी की पड़ती है। बीसीसी में हार्ड अपन नहीं कह सकते, थोड़ा सा समझना पड़ता है, चीज़ों को याद रखना पड़ता है और डायग्राम थोड़ा सा हमको बीसीसी में याद रखना पड़ता है। डायग्राम याद कर लो, संबंध निकाल लो तो सबकी याद है। एससीसी की 52.4% और बीसीसी की 68% और एफसीसी की कितनी है, 74%। ये हमें पहले से याद रखनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन आधा नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, लिखिए, या बीसीसी की संकुलन क्षमता बताइए या एससीसी की संकुलन क्षमता बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए एससीसी की संकुलन क्षमता 52.4, बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% और एफसीसी की संकुलन क्षमता 74 अर्थात 74% होती है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आप आए, आपने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपने लाइक किया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।